हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतरीन होंगे। हम कक्षा 11th के अंदर रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं और उसके अंदर एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार बात करें तो चैप्टर नंबर 8 कार्बनिक रसायन वो अभी पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हमने अभी कुछ क्लास के अंदर डिस्कस किया है, यानी कि कार्बनिक रसायन होता क्या है। उसके बाद में कार्बन के बारे में चर्चा करते हुए हम कार्बनिक यौगिकों की संरचना पर आ चुके हैं। हम देखते हैं कार्बनिक जो यौगिक होते हैं उनको निम्न प्रकार से आप संरचना में दर्शा सकते हो। अब यदि 2D के अंदर बात करें तो हम उसको 4 रूप से निरूपण कर सकते हैं, बट जब उनकी बात आती है त्रिविमीय संरचना, 2D में पढ़ने के बाद में उसकी संरचना की बात आती है त्रिविमीय निरूपण। आज का हमारा जो मुख्य बिंदु है वो यही रहेगा कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको त्रिविमीय निरूपण है वो किस प्रकार से हम कर सकते हैं। त्रिविमीय रूप का मतलब ये हो गया कि हम उसको पेपर के ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए कुछ मॉडल है उनके द्वारा हम उसको समझ सकते हैं। कुछ मॉडल के द्वारा हम उसको समझने का प्रयास करेंगे, कुछ मॉडल दिए हुए भी, बट बाजार के अंदर बात करें तो कुछ क्या मिलते हैं ऐसे मॉडल उपलब्ध है जैसे मिल सकते हैं। एंड नेट के ऊपर देखा जाए तो 3D के अंदर मॉलिक्यूल्स की संरचना है वो रोटेट करके हम देख भी सकते हैं कि इस प्रकार हमारा वास्तव के अंदर एक्चुअल में 3D में किस प्रकार का दिखता है। गूगल पर सर्च करके हम देख सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं त्रिविमीय निरूपण की कार्बनिक यौगिक की। तो त्रिविमीय का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर जो कार्बन होता है, इसमें कार्बन की संयोजकता मैंने 4 बताई, तो मान लीजिए कार्बन है वो 4 हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा हुआ है। कार्बन है वो 4 हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो उसमें से 2 है वो उसी प्लेन के तल में रहते हैं, 2 है वो ऊपर एंड नीचे रहते हैं। कैसे होते हैं इसका एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम। मान लीजिए मेरे पास में ये कोई एक प्लेन है, मेरे पास में ये क्या होगी, एक प्लेन होगी। इस प्लेन के ऊपर हम इस मॉलिक्यूल को समझेंगे। मैंने कहा 2 जो परमाणु जुड़े होते हैं जिससे 2 संयोजकता होती है वो पूर्ण होते हैं, वो ग्रुप हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, कार्बन के साथ में जुड़े हुए। मैंने कहा 2 जुड़े होते हैं वो तो क्या होते हैं, मान लीजिए ये इसका सेंटर बिंदु है जहां पर कार्बन स्थित है, जहां पर क्या है कार्बन स्थित है। अब इस कार्बन से यहां पर कार्बन है सेंटर के अंदर, इस कार्बन से ये एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर यहां पर मान लीजिए 2 हाइड्रोजन है। इस प्रकार से एक हाइड्रोजन है वो यहां पर जुड़ा हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन है मान लीजिए इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा। ये वाला जो नोटेशन दिख रहा है ये दोनों के दोनों किसके अंदर है, अभी प्लेन के अंदर ही है। अब कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन है वो प्लेन के अंदर ही है, बट मैं ये बात करूं कि 2 हाइड्रोजन होते हैं वो प्लेन के बाहर होते हैं। एक प्लेन के अबव होता है, एक प्लेन के बिलो होता है। अबव और बिलो का मतलब ये हो गया, जैसे ये आपको दिख रहा होगा यहां पर कि आपको रेड कलर वाला हिस्सा दिख रहा है, अभी जो मार्कर है उसका रेड कलर वाला जो हिस्सा दिख रहा है वो ऐसा मानो कि प्लेन के बाहर है। प्लेन के क्या है, बाहर है। कौन सी स्थिति के अंदर है, यदि आपको दिख रहा है तो वह है आपकी साइड है। अब देखिए इसका जो पीछे वाला जो हिस्सा था व्हाइट वाला वो आपको नहीं दिख रहा, ये प्लेन के नीचे की ओर है। ये क्या है, प्लेन के नीचे की ओर है। जो व्हाइट वाला हिस्सा मैंने अभी आप लोगों को ये दिखाया ये नहीं दिख रहा, ये क्या है, प्लेन के नीचे है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनका निरूपण किया जाता है वो एक सीधी रेखा के अंदर नहीं किया जाता, सरल रेखा में। जैसे हम इस प्रकार से दर्शाते थे कि ये मान लो मेरा क्या है, कार्बन है। संरचना में तो हम ऐसे दर्शा देते थे इस प्रकार से
बट यहाँ पर बात आती है त्रिविम के रूप में आती है। हमने CH4 को इस रूप में देख रहे थे जब हम क्या देख रहे थे, पूर्ण संरचनात्मक उसकी संरचना देख रहे थे, जिसमें सभी जो परमाणु उपस्थित है उनको बॉन्ड के साथ में आयन है, परमाणु है, मॉलिक्यूल जो भी उपस्थित है, आप उसको पूर्णतः खोलकर लिखो। हमने CH4 को इस प्रकार से लिख दिया, ये तो 2D के अंदर अपने को शो हो रहा है। अब मैं ये बात करता हूं, इसको अपने को त्रिविमीय रूप में दर्शाना है। कैसे दर्शाना है? त्रिविमीय रूप में दर्शाना है। मैंने अभी अभी आपको दिखाया कि कार्बन होता है, इसके दो जो संयोजकता होती है वो तो क्या रहती है, प्लेन में रहती है। किस में रहती है? प्लेन में रहती है। जो प्लेन के अंदर रहती है उसको सरल रेखा के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे सरल रेखा का मतलब ये हो गया कि हमारा जो मॉलिक्यूल्स होगा वो इस प्रकार से, ये दो सरल रेखा, ये देखो जिसकी अभी बात की थी मैंने कि मान लो ये मेरा प्लेन है और प्लेन के अंदर इस प्रकार से यहां पर कार्बन लगा हुआ है और कार्बन से ये दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, दोनों प्लेन के अंदर ही है। दोनों क्या है? प्लेन के अंदर ही है। इस प्रकार से आपको नजर आ रहा होगा कि ये दो प्लेन से, अब मैं ये कह रहा हूं कि ये एक प्लेन से बाहर है। अब आपको ये सामने दिख रहा है, ये एक क्या है? प्लेन से बाहर है। आपकी साइड जो दिख रहा है, इसका रेड कलर का हिस्सा जो नहीं दिख रहा वो प्लेन के दूसरी साइड है, यानी कि नीचे की ओर है। तो जो आपकी साइड आपको दिख रहा है उसको अपन वेज ठोस लाइन से बनाते हैं। जो हमारी साइड हमको दिखता है उसको हम क्या करते हैं, एक वेज इस प्रकार से ठोस लाइन से बना देते हैं। जो हमको नहीं नजर आ रहा उसको एक डैश लाइन से इस प्रकार से बना देते हैं। यहां पर भी हाइड्रोजन आता है। इस प्रकार से हम 3D में देखते हैं हाइड्रोजन को साथ कार्बन को, यानी ये वाला जो मेथेन है उसको 3D में हम देखना चाहिए तो इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जिसमें दो हाइड्रोजन है वो ऑन द प्लेन मिलेंगे, एक हाइड्रोजन है वह प्लेन से बाहर यानी कि अप साइड, एक डाउन साइड। तो इसके नियम है, त्रिविमीय में जब निरूपण करते हैं इसके कुछ क्या है नियम है। पहला नियम तो यही है कि जो प्लेन पर स्थित है उसको किसके द्वारा दर्शाना है? सरल रेखा, सीधी रेखा, सरल रेखा, साधारण रेखा के द्वारा, सिंपल रेखा हो गया। अब देखो हम किसी मॉलिक्यूल्स को देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा हम इस प्रकार से मॉलिक्यूल्स को देख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही देख रहे हैं ये ऑन द प्लेन वाला हो गया सिस्टम, आपको ये दिख रहा होगा, आपको ये दिख रहा है, यानी कि हम जैसे ही देखेंगे तो ये कार्बन तो अपने को दिख रहा है, जो दिख रहा होता है उसको हम वेज लाइन से दर्शाएंगे। किससे? ये ठोस जो वेज है इस लाइन से दर्शाएंगे। अब ऐसा का ऐसा ही, क्या आपको यहां से अब दिख रहा है क्या? आपको तो ये दो लाइनें ही दिख रही, तीसरा दिख रहा है क्या? बट है ना। इसी रूप में एक चौथा भी इसके साथ में होता है जो पीछे की साइड यहां पर होता है, नहीं दिख रहा होता, बिल्कुल सामने होता है इसके, तो हम कहते हैं उसको हम किससे दर्शाते हैं? डैश लाइन से दर्शाते हैं। चार इसके नियम है, उसको पहले नोट करेंगे, उसके बाद में फिर से एक बार इसको समझेंगे। कार्बनिक यौगिकों के फर्स्ट पॉइंट यही है, कार्बनिक यौगिकों के त्रिविमीय सूत्रों को पेपर पर ठोस
वेज तथा ठोस डैश वेज द्वारा दर्शाते हैं। मुख्य पॉइंट हमारा यही है कि हम पेपर पर किस प्रकार से दर्शाते हैं। तो यही रहेगा, जब भी हम त्रिविमीय सूत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब भी हम त्रिविमीय सूत्र लिखेंगे तो उनको ठोस वेज या फिर डैश वेज के द्वारा क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। अब इसके अंदर ठोस वेज होता है, वो तो दर्शक होता है, जो देखने वाला होता है, उसकी साइड को दर्शाता है कि यह मेरी ओर परमाणु है। किसकी ओर है, दर्शक से प्रक्षेपी की ओर, यानी कि जो हम देख रहे हैं हमारी साइड जो होता है उसको तो हम ठोस वेज से दर्शाते हैं। किससे, ठोस वेज से दर्शाते हैं। जो देखते हैं उसके विपरीत होता है उसको हम किससे दर्शाते हैं, डैश वेज से। तो सेकंड पॉइंट लिखिए इसका। ठोस वेज उस आबंध को दर्शाता है जो दर्शक से जो कागज के तल से दर्शक की ओर हो, जो कागज के तल से दर्शक की ओर और प्रक्षेपी हो, ऐसे लिख लो। इसके बाद में थर्ड पॉइंट, डैश वेज उस आबंध को दर्शाता है जो दर्शक से दूर जाता हुआ दिखाई देता है। ये तीन बात आपको ध्यान रखनी है जब भी आप क्या करोगे, त्रिविमीय सूत्र लिखोगे, तो ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे यहां पर एग्जाम्पल के थ्रू हम देखें, मैंने कहा मेथेन होता है, उसको दर्शाना है। किसको दर्शाना है, मेथेन को दर्शाना है। एग्जाम्पल में अपन ने जो उदाहरण ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, मेथेन का ले रहे हैं। अब इस मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, अपने को पता है CH4 होता है। ये लिख दिया अपन ने यहां पर CH4। तो इसमें क्या होगा, दो जो हाइड्रोजन है वो पेपर पर ही रहेंगे। किस पर रहेंगे, पेपर पर ही रहेंगे। तो किस प्रकार से दर्शाएंगे, हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। मान लो ये मेरा क्या हो गया, कार्बन हो गया। ये क्या हो गया, कार्बन हो गया। अब जो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो प्लेन के में ही हैं,
तो मैंने ये लिखा, ये हाइड्रोजन मेरा प्लेन पर ही है, एंड सेकेंड हाइड्रोजन ये वाला भी मेरा क्या है, प्लेन पर ही। जो प्लेन पर होते हैं उनको साधारण रेखा में ही दर्शाते हैं, तो अपन यहां पर पॉइंट डालकर लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं। पेपर पर उपस्थित आबंध को साधारण रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। क्या करते हैं उसको साधारण रेखा द्वारा, यानी कि ये दो हाइड्रोजन है वो क्या है, प्लेन में ही। अब मान लो यहां से क्या है, दर्शक देख रहा है, यहां से कोई दर्शक देख रहा है, तो जो देख रहा होता है उसकी साइड जो हाइड्रोजन होता है उसको ठोस वेज से लिखते हैं। ठोस वेज का मतलब हो गया आपको उसको इस प्रकार से रखना है, ये क्या हो गया आपका ठोस वेज हो गया। जिस साइड से देख रहा है होता है उस साइड ठोस वेज आता है, तो ये ठोस वेज। यहां पर क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये यहां से देख रहा हुआ है, ये क्या कर रहा है, यहां से इसको देख रहा होता है, ये तो इसकी साइड दिख रहा है वो है। अब क्या होता है, एक तो इसके साइड दिखेगा, दूसरा क्या होगा, इसको दिखेगा नहीं, इसके पीछे आ जाएगा, इसके क्या आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, जो इसको दूर जाते हुए दिखेगा। ये तो इसको जैसे ही देखेगा, ये तो इसके पास, जैसे मैं देख रहा हूं तो ये तो मेरे पास आता हुआ दिख रहा है, जबकि पीछे वाला मेरे को दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो जो दूर जाता हुआ नजर आता है पेपर से उसको डैश वेज से लिखते हैं, यानी कि उसको टूटी हुई लाइन से इस प्रकार से शो करते हैं अपन। यहां पर हाइड्रोजन, तो ये तो क्या हो गया, दर्शक की ओर हो गया, ये तो क्या है, जो दर्शक देख रहा है दर्शक की ओर, ये दर्शक से दूर जाता हुआ, ये क्या हो रहा है, दर्शक से दूर जाता है। और ये दोनों जो हाइड्रोजन है ये क्या हो जाएंगे, प्लेन पर, यानी कि पेपर पर हाइड्रोजन। ये क्या होते हैं, पेपर पर उपस्थित होते हैं दोनों हाइड्रोजन, इसीलिए बीच में से कट करके ही लिख दिया दोनों हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम, त्रिविमीय सूत्र को दर्शाते हैं। तो ये किसका हो गया, त्रिविमीय मेथेन का। करना यही होता है कि आपको जो दर्शक की ओर दिखाई देता है उसको आप वेज से, ठोस वेज से लिखिए, जो दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है उसको डैश से लिखिए, जो पेपर पर प्लेन पर है यानी कि पेपर के ऊपर ही है उन दोनों को साधारण से लिखिए।
देखिए ये दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, पहले इन दोनों हाइड्रोजन को देखिए, ये दोनों हाइड्रोजन दिख रहे हैं सामने, ये किस पर है, प्लेन पर है। अब आप सामने से देख रहे हो, ये दोनों दिख रहे हैं प्लेन के ऊपर उपस्थित है। अब ये वाला जो हाइड्रोजन दिख रहा है रेड कलर वाला, ये आपको ऐसा नजर प्रतीत नहीं आ रहा है क्या ये हाइड्रोजन मेरी ओर ही है, ये हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड बना हुआ है, ये हाइड्रोजन यहां पर जुड़ा हुआ है, ये मेरी ओर आ रहा है। जबकि अब आप ऐसे पीछे देखोगे तो क्या ये पीछे वाला नजर आ रहा है क्या, अभी रेड कलर वाला नहीं आ रहा। इसका मतलब वो अब क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। अब क्या जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है। जो दूर जा रहा है उसको हम डैश लाइन से, जो प्लेन के ऊपर उपस्थित है इस प्रकार से, उनको दोनों को साधारण रेखा से, और जो आपकी तरफ नजर आ रहा है उसको हम किससे लिखा है, ठोस वेज लाइन से लिखा है। इस प्रकार से हम त्रिविमीय जो सूत्र होते हैं उनको दर्शा सकते हैं। यहां तक होने के बाद भी अब इनको समझने के लिए आणविक मॉडल दिए हुए हैं। मुख्य रूप से 3 मॉडल के द्वारा इन संरचनाओं को क्या किया गया है, समझाया गया है। 2D में हम समझ भी सकते हैं कि इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हो। 3 मॉडल ये हैं। सबसे पहला मॉडल होता है ढांचा मॉडल। कौन सा होता है, ढांचा मॉडल, यानी कि उसके अंदर आपको जो मॉलिक्यूल्स है उसकी जो संरचना है उसका ढांचा बनाकर दिखा दिया जाता है कि आपका ये इस प्रकार से जुड़ी हुई। दूसरा है बॉल स्टिक मॉडल। दूसरा क्या है, बॉल स्टिक मॉडल, जिसके अंदर क्या करते हैं, आपको बॉल होती है वो परमाणु की स्थिति को दर्शाता है कि यहां पर परमाणु उपस्थित है। जो स्टिक होती है वो बॉन्ड को दर्शाती है। उसके बाद में एक स्पेस मॉडल और है। तीसरा मॉडल कौन सा है, स्पेस मॉडल है। स्पेस मॉडल के अंदर क्या होता है कि परमाणु की जो आकार है उसकी त्रिज्या के ऊपर आधारित होता है। उसके अंदर बॉन्ड है वो नहीं प्रदर्शित किया जाता है, सिर्फ उसके अंदर उसके आकार को प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि उसकी जो सहसंयोजक जो त्रिज्या होती है उसको व्यवस्थित करके बनाया गया है। तो हम इसको कितने मॉडल से पढ़ सकते हैं, 3 आणविक जो मॉडल दिए हुए हैं उनकी सहायता से हम इसको समझ सकते हैं। आइए हम इनके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले ढांचा जो मॉडल होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तीन मॉडल की बात की है। 3 मॉडल कौन कौन से हैं, सबसे पहले मैंने कहा ढांचा मॉडल, यानी कि फ्रेमवर्क या ढांचागत मॉडल। ढांचा को हम फ्रेम बोल सकते हैं, तो फ्रेमवर्क या दूसरा नाम है ढांचागत, ढांचा बनाना। मॉडल। अब हुआ ये कि इस मॉडल के अंदर जो अणु है, इस मॉडल के अंदर जो अणु है उसमें उपस्थित परमाणु के ऊपर ध्यान नहीं गया, सिर्फ इसमें बॉन्डों को दर्शाया गया है। इसमें किसकी बात की गई, सिर्फ जो आबंध होते हैं उनकी ही बातें की गई, यानी कि आकार के ऊपर इसमें कोई विशेष चर्चा नहीं की गई। यही कमी है इस मॉडल में कि आकार के ऊपर चर्चा नहीं की गई, जो परमाणु है उनके ऊपर चर्चा नहीं गई। चर्चा किस पे हुई, सिर्फ बॉन्ड के ऊपर हुई थी। तो हम इसके अंदर एक बात ये लिख सकते हैं, इस मॉडल में इस मॉडल में परमाणु की
बात नहीं की गई। इस मॉडल में इस मॉडल में अणु में उपस्थित परमाणुओं के मध्य परमाणु के मध्य आबंध को दर्शाया गया है। आबंध को दर्शाया गया है परमाणु आकार पर ध्यान नहीं दिया गया है। ये बातें इस मॉडल के अनुसार थी कि इस मॉडल में क्या बातें की, सिर्फ ढांचा बना दिया। जैसे हम क्या करते हैं, मान लो कोई कमरा बना रहे हैं तो उसमें से चारों ओर से दीवार बना दी बस। अब उसके अंदर किस प्रकार से, कहां पर खिड़की रखनी है, कहां पर फैन लगाना है, कहां पर एडजस्ट फैन है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा है कि आपको बस एक चार दीवारी के अंदर इस प्रकार से बनाकर दे दिया। उसमें उपस्थित मटेरियल के बारे में कुछ बात नहीं की, कौन सा मटेरियल कहां पर है क्या नहीं है, सिर्फ टू सिर्फ वॉल की बात ही। उसी प्रकार इसमें भी जो वॉल है वही है। यहां पर जो वॉल है उसका नाम क्या दे दिया है, आबंध दे दिया है। क्या दे दिया है, आबंध दे दिया। तो अब यहां पर उसके आकार के बारे में कैसे चर्चा की जाए, क्योंकि आकार तो वहां पर फिक्स ही नहीं है कि कौन सा कहां पर किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। सिर्फ बताया गया, तो किसको बताया गया था, बंध को ही बताया गया था कि ये बंध है, ये इन परमाणुओं के मध्य उपस्थित होता है। ये मॉडल था। सेकेंड मॉडल था वह था बॉल स्टिक मॉडल, जो अच्छा मॉडल था। इससे की तुलना में वह मॉडल ज्यादा अच्छा है, बॉल स्टिक मॉडल। बॉल स्टिक मॉडल के अंदर क्या हुआ था कि उसमें डबल बॉन्ड है उसको भी प्रदर्शित किया गया था, सिंगल बॉन्ड है उसको भी दर्शाया गया था, और जो परमाणु होते हैं उसकी वो दर्शाया गया था। दूसरा मॉडल है वह है बॉल स्टिक मॉडल। बॉल स्टिक मॉडल। इस मॉडल में बात यह कही गई थी कि जो बॉल होती है, जैसे खेल खेलते हैं बॉल और स्टिक होता है, उसी प्रकार इस मॉडल में दर्शाया गया है। मान लीजिए कोई अणु है हमारे पास में, उस अणु के अंदर परमाणु स्थित होते हैं। अब जो परमाणु होते हैं उसको आप बॉल मानिए, क्या मानिए, बॉल मानिए। अब वो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, जिस आबंध से जुड़े रहेंगे उसको आपको स्टिक एज्यूम करना है। यानी कि उसको किसके द्वारा एज्यूम करना है, स्टिक के द्वारा एज्यूम करना है। तो इन दोनों में बॉल और स्टिक का मतलब यही है। बॉल का मतलब बता दिया, बॉल का मतलब है कि अणु में उपस्थित परमाणु। तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट यही लिख सकते हैं, इस मॉडल के अनुसार
यानी कि ये मॉडल ये कहता है, इस मॉडल के अनुसार किसी भी अणु में उपस्थित परमाणु, उसको तो आप किससे दर्शाओगे, बॉल से, तथा जो आबंध होते हैं उसको किससे दर्शाओगे, स्टिक से। मान लो डबल बॉन्ड आ गया तो उसको किससे दर्शाना है, स्प्रिंग से। तो ये बात भी नोट करनी है, द्वि आबंध को स्प्रिंग से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, स्प्रिंग से दर्शाया जाता है। ये मॉडल ये बात कहता है। अब एक तीसरा मॉडल था, वह था स्पेस मॉडल। कौन सा मॉडल है, स्पेसियम मॉडल है। इसकी चर्चा करते हैं साथ साथ। या फिर इसे दूसरा नाम भी जाता है स्थानीय मॉडल है, स्पेस फिलिंग या फिर स्थानीय मॉडल। स्पेस फिलिंग का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर कोई मान लो अणु है, अणु में जो परमाणु है, परमाणु का आकार क्या रहता है, फिक्स रहता है। वो एक दूसरे के साथ में इस प्रकार से क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो जो जुड़े रहते हैं वो आकार उनकी रेडियस यानी त्रिज्या पर निर्भर करते हैं। तो ये वाला जो मॉडल होता है ये किसी और की बात नहीं करता, ना आबंध को दर्शाया जाता है इसमें, ना परमाणु को, सिर्फ उसके आकार को दर्शाया जाता है। किसको दर्शाया जाता है, इसके आकार को दर्शाया जाता है। यानी हम यहां पर कह सकते हैं इस मॉडल में आबंध को नहीं दर्शाया जाता है। तो किसको दर्शाया जाता है, आकार को। इस मॉडल के अनुसार सहसंयोजक त्रिज्या को दर्शाया जाता है। यानी ये गोल आकार के गुंबद जैसे स्ट्रक्चर्स रखते हैं, उनको एक दूसरे में मिक्स किए हुए दर्शाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले हमने कहा फ्रेमवर्क मॉडल। क्या कहा, फ्रेमवर्क मॉडल। इस मॉडल में किसकी बात नहीं होती है, आकार की बात नहीं होती है, और उसमें जो परमाणु उपस्थित होते हैं उसको नहीं दर्शाया जाता। तो इसके अंदर किसको दर्शाया जाता है, सिर्फ आबंध को दर्शाया जाता है। तो इसमें किस प्रकार से दर्शाया जाता है, तो देखिए यहां पर किसी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ये वाले मॉडल के अंदर यहां पर ये हो गया कि यहां पर कोई सेंटर के अंदर परमाणु स्थित है और उनसे ये परमाणु जुड़े हुए हैं। अब ये परमाणु जुड़े हुए हैं तो ये संयोजकता के साथ में इसका बॉन्ड बना हुआ है। तो ये जो लाइनें दर्शा रही हैं ये किसको दर्शा रही हैं, सिर्फ बॉन्ड को ही दर्शा रही है कि ये इनके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है। इस प्रकार से मैंने कहा बॉल स्टिक मॉडल है। इस मॉडल में आपको परमाणु भी देखने को मिलेगा और बॉन्ड भी देखने को मिलेगा। तो इसमें किस प्रकार की स्थिति बनेगी, देखो इसमें इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। ये मेरा कोई सेंटर परमाणु है तो इसको मैं किससे दर्शा दिया, बॉल से दर्शा दिया। अब इसके साथ में अन्य जो जुड़े होंगे तो
वो क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, आबंध बनाएंगे। तो मैंने ये कहा ये आबंध इस प्रकार से बन रहे हैं। इस प्रकार से यहां पर ये क्या जुड़े हुए हैं, परमाणु जुड़े हुए हैं। ये वाली जो बॉल है, ये बॉल किसको दर्शा रही है, परमाणु को दर्शा रही है कि ये परमाणु है, ये इनके मध्य क्या बने हुए हैं, बॉन्ड बने हुए हैं। अब इसमें तो क्या है, स्पेस से ही मतलब है, इससे तो क्या है, स्पेस से ही मतलब, जैसे ये मेरा क्या हुआ, सेंटर हो गया। अब इस सेंटर के अंदर कितने परमाणु जुड़े हुए हैं, कि मैंने कहा इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। अब इसके अंदर कितना स्पेस आ रहा है, क्या आ रहा है, इस प्रकार से नजर आता है। ये कौन सा है, स्पेस फिलिंग मॉडल है। ये इसके साथ में इस प्रकार से जुड़े रहते हैं। तो तीनों का आपको नोटेशन बता दिया है, दर्शा दिया है कि इस प्रकार से इनका डायग्राम होता है, इस प्रकार से इनको क्या करते हैं, शो करते हैं। हो गई बात। मुख्य मुख्य बात ये थी, इन मॉडल के अनुसार आप जो होते हैं आणविक मॉडल किस प्रकार से आप स्पष्ट कर सकते हो त्रिविमीय मॉडल के अंदर। यहां जाकर हमारा जो संरचना का टॉपिक है वो खत्म होता है। दो प्रकार से था, एक त्रिविमीय, एक रेखा आबंधन के रूप में, जहां पर अपन ने सघन रूप पढ़ा, लुईस संरचना पढ़ी, पूर्ण संरचना पढ़ी। अब बात करते हैं अपन हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण। अब बात करेंगे हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। आइए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन को हम किस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, विभाजन के दौरान हम बात करेंगे प्रत्येक पॉइंट पर कि ये वाला जो पॉइंट है ये किस प्रकार से समझा जा सकता। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, मुख्य पॉइंट यही है कि हम जो कार्बनिक यौगिक पढ़ते हैं इनका वर्गीकरण है वो किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो देखिए, हमने संरचनात्मक में पढ़ा है, कार्बनिक यौगिकों की क्या बनाई, हमने संरचना बनाई है। तो उसमें मैंने सबसे पहले कहा कि हम संरचना बना रहे हैं, तो एक तो खुली संरचना बना रहे थे, ओपन स्ट्रक्चर्स बना रहे थे। उसके बाद में हमने वलय की संरचना बनाई थी। किसकी बनाई थी, कि कुछ ऐसे यौगिक बनाए थे जिसके अंदर वलय बन रही थी। तो मुख्य पॉइंट तो यही हो गया कि मान लो हमारे पास में कुछ क्या है, वलय वाले यौगिक है, कुछ क्या है, खुली संरचना वाले हैं। तो दो प्रकार से मुख्य वर्गीकरण होता है, वो हम हाइड्रोकार्बन का दो रूप से कर सकते हैं। मुख्य रूप से बात करें अपन कि सबसे पहले पॉइंट की बात करें, संरचना पर बात करें, तो दो रूप से कर सकते हैं, एक खुली संरचना, एक बंद संरचना। कैसी होगी, एक खुली संरचना, दूसरी बंद संरचना। जैसे जैसे बात करें वैसे वैसे इस पॉइंट को लिखते जाए। जो खुली संरचना है उसको अपन विवृत संरचना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विवृत श्रृंखला वाले यौगिक भी कहते हैं। और जो बंद संरचना होती है वो संवृत। वृत्त का मतलब समझ रहे हो, ये वृत्त यदि सह शब्द लगाए यानी कि वृत्त के साथ में, यानी कि बंद संरचना होती है, वो तो क्या हो गया, संवृत्त हो गए। और ऐसे विवृत्त का मतलब जिसमें वृत्त नहीं बन रहा है, यानी कि बंद संरचना वलय नहीं बन रही, वो क्या हो गया अपना विवृत श्रृंखला वाले यौगिक। तो कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। अब उनको जो विवृत वर्ड है उसको अपन ने कह दिया खुली संरचना, जो संवृत है उसको अपन ने कह दिया बंद संरचना वाले यौगिक। तो दो प्रकार के यौगिक हो गए, कौन कौन से, विवृत श्रृंखला या फिर संवृत श्रृंखला।
यहां पर अपन ने लिखा विवृत श्रृंखला विवृत श्रृंखला वाले यौगिक या फिर संवृत श्रृंखला वाले यौगिक। यहां पर दूसरी साइड मैंने लिखा संवृत श्रृंखला वाले यौगिक। संवृत श्रृंखला वाले यौगिक एंड विवृत श्रृंखला वाले यौगिक। अब यहां पर हमने ये कहा कि जो संवृत वाले जो श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं इसके साथ में स वर्ड आ रहा है तो हम इसको चक्रीय यौगिक भी कह सकते हैं। वृत्त का मतलब क्या हो गया, पूरा का पूरा एक चक्कर हो गया, पूरा क्या हो गया, चक्कर हो गया। तो ये यौगिक क्या कहलाते हैं, चक्रीय यौगिक भी कहला सकते हैं। तो अपन ने यहां लिख दिया या लगाकर इन्हें चक्रीय यौगिक भी कह सकते हैं, या चक्रीय यौगिक। अब ये वाले जो विवृत श्रृंखला वाले यौगिक हैं इनमें कोई साइक्लिक संरचना यानी कि चक्रीय नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, अचक्रीय हो जाएंगे। चक्रीय का ये क्या हो जाएंगे, अचक्रीय। तो यहां पर विवृत श्रृंखला में हम लिख सकते हैं या लगाकर अचक्रीय यौगिक। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिक। अब ये जो अचक्रीय होते हैं यानी कि यहां पर कोई संरचना तो बनेगी नहीं, यानी कि कोई साइक्लिक संरचना तो बनेगी नहीं, बंद संरचना तो फिर कैसी संरचना होगी। या तो ऐसा हो सकता है कि मान लो इस प्रकार की संरचना हो, तो इसमें किसी प्रकार का कोई अलग से शाखा नहीं है, अशाखित संरचना है, यानी इसमें किसी भी प्रकार की कोई संरचना अलग से नहीं नजर आ रही। ये कैसी है, शाखित है, अशाखित है, सॉरी। अब मान लो यही जो पेड़ है इसके इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा कि संरचना शाखा निकल चुकी है। अब क्या निकल चुकी है, शाखा निकल चुकी, दो शाखाएं निकल चुकी, अब फिर से दो शाखाएं और निकल गई। तो ये क्या हो गया, संरचना तो अभी भी कैसी है, खुली ही है, कोई बंद संरचना नजर नहीं आ रही। लेकिन इस बार ये क्या हो गया, एक तो शाखा के रूप में, एक विदाउट शाखा, यानी कि एक में तो शाखा है दूसरे में शाखा नहीं है। तो जिसमें शाखा होगी वह यौगिक शाखित वाले यौगिक कहलाएंगे, जिसमें शाखा नहीं होगी वह अशाखित यौगिक कहलाएंगे। तो मुख्य रूप से हम जो चक्रीय यौगिक होते हैं उनको दो रूप में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से कर सकते हैं, एक हो गया अपना चक्रीय यौगिक के अंदर बात करें क्या क्या हो जाएंगे, शाखित एंड अशाखित। कौन कौन से हो गए, शाखित और अशाखित यौगिक। अब होता यह है कि जो खुली संरचना वाले यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो ऐसी संरचना वाले यौगिक को, ऐसे वाली जो संरचना वाले यौगिक हैं उन्हें अचक्रीय कह देते हैं। क्या कह देते हैं, अचक्रीय कह देते हैं। और जो सेकेंड जो शब्द अपन यूज में लेते हैं, क्या करते हैं, जो सेकेंड शब्द यूज में लेते हैं वह क्या हो जाता है, एलिफेटिक। आपने नाम सुना होगा एलिफेटिक शब्द का, कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दो हाइड्रोकार्बन चलते हैं, एलिफेटिक भी चलता है और एरोमेटिक भी चलता है। तो अब जो एलिफेटिक की बात कर रहे हैं वो किसके अंदर आएगा,
विवरित श्रृंखला के अंदर आएगा। यानी कि खुली संरचना वाले जो यौगिक होते हैं उनके अंदर आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि तो विवरित श्रृंखला वाले हो गए या अचक्रीय या एलिफेटिक, या शब्द लगाकर हम क्या लिख सकते हैं, या क्या हो सकते हैं, एलिफेटिक भी ये हो सकते हैं। एलिफेटिक। अब देखो एलिफेटिक जो होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। अब हो सकता है एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन है खुली संरचना वाले हैं, ये साकित असाकित भी हो सकते हैं। जैसे ये साकित असाकित हुए, ये भी क्या हो सकते हैं, साकित एंड असाकित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अब एलिफेटिक के अंदर हम बात करेंगे कौन आते हैं, तो हम कहते हैं जो वसा यौगिक होते हैं, इन यौगिकों को क्या कहते हैं, वसा यौगिक कहते हैं। प्राचीन समय के अंदर इन्हें क्या कहा जाता था, वसा यौगिक कहा जाता था। मुख्य बात करें एलिफेटिक जो यौगिक होते हैं वो हम दो प्रकार से पढ़ सकते हैं, संतृप्त एंड असंतृप्त। कितने प्रकार से पढ़ सकते हैं, संतृप्त एंड असंतृप्त। उससे पहले मैं ये कह दूं ये हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, कार्बन के व्युत्पन्न। अब यहां पर बात की अपन ने एलिफेटिक वर्ड की, किसकी की है, एलिफेटिक वर्ड की। मैंने कहा प्राचीन समय से हम क्या कर रहे थे, जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है इसको हम अलग अलग से पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर संतृप्त भी हो सकता है एंड असंतृप्त भी हो सकता है। संतृप्त का मतलब ये होता है कि जो हाइड्रोकार्बन है उसमें जो कार्बन स्थित है, कार्बन कार्बन के मध्य एकल आबंध आएगा। परिभाषा भी नोट करेंगे लेकिन समझेंगे पहले। जो हाइड्रोकार्बन है उन सब के अंदर यदि एकल आबंध आता है तो वो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कैसा होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। मान लो हाइड्रोकार्बन है लेकिन कार्बन कार्बन के मध्य एकल आबंध नहीं है, वहां पर हो सकता है एक द्विआबंध हो, या फिर एक से अधिक भी द्विआबंध हो सकता है, या हो सकता है वहां पर त्रिआबंध हो, या फिर डबल एंड ट्रिपल दोनों प्रेजेंट हो। ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मुख्य रूप से हम हाइड्रोकार्बन को दो भाग के अंदर फिर से डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से रूप है, संतृप्त एंड असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब मैंने कहा संतृप्त में कार्बन कार्बन बिटवीन एकल बॉन्ड आएगा, एकल जहां पर प्रेजेंट होते हैं सभी वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, एल्केन के अंदर। तो इसके अंदर हम उदाहरण लगाकर सामान्य लिख सकते हैं। एल्केन आएंगे, जहां पर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आते हैं वहां पर एल्किन एंड एल्काइन आएंगे। एल्किन हो सकता है या फिर एल्काइन हो सकता है। क्या हो सकता है, एल्काइन हो सकता है। इस प्रकार से हम जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है उनको वर्गीकृत कर सकते हैं।
ये इसके मुख्य पॉइंट हो गए। अब बात आती है हाइड्रोकार्बन की व्युत्पन्न की। तो यहां पर व्युत्पन्न में मतलब ये हो जाएगा कि एक हाइड्रोजन हट जाएगा और उसकी जगह कोई प्रतिस्थापी समूह लग जाएगा, वो भी किसके अंदर आएंगे, एलिफेटिक के अंदर ही आएंगे। अब बात करते हैं हम चक्रीय जो संवृत यौगिक होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। संवृत जो यौगिक होते हैं बंद संरचना वाले होते हैं, चक्रीय यौगिक होते हैं। बंद संरचना वाले यौगिक होते हैं। अब देखो बंद संरचना बनेगी तो इसके अंदर हमें पता है या तो सभी के सभी क्या हो सकते हैं, एक जैसे परमाणु स्थिति हो सकते हैं। हम ऐसे देखते हैं कि मान लो हमारे पास में सभी के सभी क्या है, एक जैसे ही है। जब सब के सब एक जैसे होंगे तो वहां पर हम कहेंगे समचक्रीय है। और मान लो कोई विषम आ गया, क्या आ गया, विषम आ गया, कोई चक्कर बन रहा है, ए का चक्कर बन रहा था, उसके अंदर एक बी आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, विषम चक्रीय। मुख्य रूप से इसको दो ही भागों में विभाजित किया जा सकता है, कौन सा, समचक्रीय और विषम चक्रीय। सबसे पहले हम इसको समचक्र के अंदर और विषम चक्र के अंदर बातें करेंगे। समचक्रीय एंड विषम चक्रीय। अब ये जो समचक्रीय यौगिक होते हैं ये क्या हो सकते हैं, एलिफेटिक भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, एलिफेटिक भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं। इसी प्रकार विषम चक्रीय यौगिक है वो भी क्या हो सकते हैं, एलिफेटिक भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं। एलिफेटिक होंगे तो इसे एलिसाइक्लिक यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे, एली साइक्लिक। एंड दूसरा वर्ड बोला मैंने एरोमेटिक वर्ड। अब एलिसाइक्लिक के अंदर अपन ने बात की है, यहां पर ये भी हो सकते हैं, संतृप्त भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, असंतृप्त भी हो सकते हैं। दोनों हो सकते हैं, संतृप्त भी हो सकते हैं, असंतृप्त भी हो सकते हैं। अब एरोमेटिक के अंदर बात की जाए तो विशेष रूप से हम पढ़ते हैं बेंजीन यौगिक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बेंजीन यौगिक पढ़ते हैं। तो इसको हम मुख्य रूप से दो भाग के अंदर विभाजित कर सकते हैं। किसमें, एक तो हमने कहा बेंजीन हो सकता है, क्या हो, बेंजीन। एक यदि उसमें बेंजीन उपस्थित नहीं है, बेंजीन जैसे यौगिक उपस्थित है, तो हम कह सकते हैं नॉन बेंजीनोइड। ऐसे यौगिक भी हो सकते हैं। विषम चक्रीय का मतलब उसके अंदर कोई विषम परमाणु उपस्थित हो जाए। इस प्रकार से हम इनको क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण किया जा सकता है। देखिए एक बार, मुख्य रूप से हमने कहा दो प्रकार से उसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। दो रूप ये हो गए, फर्स्ट ये हो गया अपना विवृत एंड सेकेंड है अपना संवृत। अब मैंने कहा जो विवृत श्रृंखला वाले जो यौगिक है इनको अचक्रीय यौगिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको अचक्रीय कहते हैं। अचक्रीय के अंदर बात की अपन ने विशेष रूप से साकित होते हैं। कैसे होते हैं, साकित होते हैं। साकित का मतलब ये हो गया, इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो मान लो इस रूप में मेरे पास में ये उपस्थित है, यहां पर क्या निकल आई, एक शाखा निकल आई, यहां पर ये शाखा निकल आई। दूसरा मैंने कहा ये क्या हो सकते हैं, असाकित हो सकते हैं। असाकित का मतलब ये हुआ कि सबके सब इस रूप में जुड़े होंगे, यहां पर कोई विशेष प्रकार की कोई शाखा नजर नहीं आ रही, इसीलिए ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं,
असाकित कहते हैं, और क्या कहते हैं अचक्रीय। देखो यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का कोई चक्कर नहीं बना। चक्कर बनने का मतलब ये होता है कि ये मान लो इस प्रकार यहाँ पर जुड़ी हो, ऐसे यदि यहाँ पर ये जुड़ी होती तो यहाँ पर एक ये चक्कर बन जाता, लेकिन यहाँ पर ये जुड़ी हुई नहीं है, तो ये क्या है, अचक्रीय यौगिक है। ये भी क्या है, किसी विशेष स्थिति के अंदर फर्स्ट और लास्ट नहीं जुड़े हुए, तो ये भी क्या है, अचक्रीय यौगिक है। लेकिन इसके अंदर कोई शाखा नहीं निकली, तो ये क्या है, असाकित है। क्या है, असाकित। तो ऐसे वाली जो संरचना बनेंगे वो किसके अंदर आएंगे, वो आएंगे हाइड्रोकार्बन के अचक्रीय यौगिकों में। यानी कि इस प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन होंगे वह अचक्रीय हाइड्रोकार्बन में सम्मिलित किए जाएंगे। अब अचक्रीय हाइड्रोकार्बन के अंदर कौन से में आएंगे वो बात करते हैं हम इनमें। अब मान लो एलिफेटिक है, सेकेंड शब्द एलिफेटिक भी कहा जाता है। ये जो हाइड्रोकार्बन है इस प्रकार से हो कि कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता हो, मेरा एकल बॉन्ड पाया जाता हो। इस रूप में यहां पर स्थित है जहां पर कार्बन कार्बन में सभी में क्या है, एकल आबंध है। कैसा आबंध है, एकल आबंध है। तो इस कंडीशन में हम ये कहते हैं, इस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि ये संतृप्त अचक्रीय साकित हाइड्रोकार्बन है। ये सभी शब्द काम में ले सकते हैं। असंतृप्त है या फिर संतृप्त है, तो हम कहते हैं संतृप्त है। कैसा है, संतृप्त है, जिसके अंदर कार्बन कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, एकल बॉन्ड उपस्थित होता है। अब मैंने कहा मान लो मेरे पास में इस प्रकार प्रेजेंट हो, कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इस रूप में प्रेजेंट होते हैं। जहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वह क्या होता है, एल्किन होता है। वह क्या होता है, एल्किन होता है। जहां पर एक डबल बॉन्ड हो सकता है, एक से अधिक भी डबल बॉन्ड हो सकता है। वैसे यौगिकों को असंतृप्त कहते हैं, और असंतृप्त के अंदर उसे क्या कहा जाता है, एल्किन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, असंतृप्त के अंदर उसे एल्किन कहा जाता है। और मान लो मेरे पास में इस रूप में हो, कार्बन है, तो ये वाला यौगिक क्या है, मेरा असंतृप्त यौगिक है। ये वाला जो यौगिक है ये भी क्या है, असंतृप्त यौगिक है। बट इसकी जो श्रेणी है, मुख्य श्रेणी, वह क्या है, एल्काइन है। वह श्रेणी क्या है, एल्काइन है। अब अपन ने बात की हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। तो जैसे मैंने कहा मान लो इस प्रकार का कोई यौगिक है जिसमें कार्बन कार्बन तो है ही, और साथ में यहां पर कोई विशेष परमाणु जुड़ गया, यानी कि विषम परमाणु X जुड़ा हुआ है, तो ये क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। इसमें कार्बन है और साथ में हाइड्रोजन भी लगे हुए, बट यहां पर एक अन्य सदस्य आ गया, वह उसकी प्रकृति क्या है, विषम। वह क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। अब मैं बात करता हूं संवृत श्रृंखला की चक्रीय यौगिकों की। चक्रीय का मतलब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा यौगिक इस प्रकार का हो, हमेशा यौगिक इस प्रकार का हो सकता है वह हमारी संरचना है वह कैसी बने, इस प्रकार से बने। हो सकता है ट्राइंगल बने, हो सकता है इस प्रकार से बने। तो ये सभी जो संरचना बनाई है, ये संरचना क्या होती है, संवृत संरचना होती है। देखो इसमें चारों के चारों जो होने हैं वो मिले हुए हैं, कहीं से भी क्या नहीं है, खुले नहीं। ये पॉइंट यहां से मिला हुआ, ये यहां से, ये यहां से, यहां से। तो इस प्रकार के जो यौगिक आते हैं वो संवृत श्रृंखला के अंदर आते हैं। इन्हें अपन चक्रीय यौगिक भी कह सकते हैं, क्योंकि पूरा रोटेशन घूम रहा है। यहां से घूमता हुआ ये इसी बिंदु पर वापस आ रहा है, यहां से घूमता हुआ ये इसी बिंदु पर, और देखो यहां से ये घूमता हुआ ये इसी बिंदु पर आ रहा है। तो एक कंप्लीट बंद संरचना बन रही है, तो इसे बंद संरचना वाले यौगिक भी हम कह सकते हैं। अब ये दो प्रकार के हो सकते हैं, सम चक्रीय हो सकते हैं एंड विषम चक्रीय हो सकते हैं। सम चक्रीय का मतलब ये हुआ कि मान लो यहां पर कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, तो सब के सब कैसे हैं, एक जैसे ही है। यदि सभी एक जैसे होंगे तो उन्हें समचक्रीय यौगिक कहा जाएगा।
क्या कहा जाएगा, समचक्रीय यौगिक कहा जाएगा। और मान लीजिए यदि यहां पर कोई विषम परमाणु आ जाए, विषम परमाणु का मतलब ये हो गया जैसे इस प्रकार की कोई संरचना बने, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, और यहां पर कोई ऑक्सीजन आ गया, क्या जुड़ गया, यहां पर ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहां पर विषम परमाणु क्या आ गया, ऑक्सीजन। इसलिए इस प्रकार के जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, विषम चक्रीय यौगिक कह सकते हैं। अब बात आती है जो समचक्रीय यौगिक होते हैं ये एलिसाइक्लिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं। एलिसाइक्लिक का मतलब ये हो गया, ये क्या हो सकते हैं, एल्केन हो सकते हैं। इनकी बात करें तो ये क्या हो सकते हैं, एल्केन हो सकते हैं, एल्कीन हो सकते हैं एंड एल्काइन हो सकते हैं। एल्कीन भी हो सकता है, एल्केन भी हो सकते हैं एंड एल्काइन भी हो सकता है। एल्केन का मतलब तो ये हो गया कि यहां पर जुड़ेंगे, इस रूप में जुड़ेंगे कि ये देखो सबके सब क्या है, कार्बन ही है, सारे के सारे एकल बॉन्ड से ही जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार के यौगिक समचक्रीय एलिसाइक्लिक यौगिक है एल्केन। और इस प्रकार का मान लो कोई यौगिक है जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड आ रहा हूं, क्या आ रहा हूं, एक डबल बॉन्ड आ रहा है, तो वह क्या कहलाता है, एल्कीन कहलाता है। और यदि इस प्रकार से यौगिक हो जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, क्या हो, एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, एल्काइन का एग्जांपल बता दिया, तो ऐसे यौगिक समचक्रीय यौगिक तो होंगे लेकिन एलिसाइक्लिक होंगे। एलिसाइक्लिक के अंदर एल्केन भी हो सकते हैं, एल्कीन हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है। ये बंद संरचना में भी आते हैं और ये खुली संरचना में भी आते हैं, दोनों के अंदर है। अब मैंने कहा एलिसाइक्लिक हो गया और इसका जो मुख्य बिंदु है दूसरा वर्गीकरण वह है एरोमेटिक। तो मैंने कहा जो बेंजीन जैसे होते हैं उन्हें बेंजेनोइड कह देते हैं, क्या कह देते हैं, बेंजेनोइड कह देते हैं। और जो बेंजीन जैसे नहीं होते हैं उन्हें नॉन बेंजेनोइड कह देते हैं। बेंजेनोइड का मतलब ये हो गया कि उसमें बेंजीन वाले इस प्रकार से ये प्रेजेंट होनी चाहिए, यदि ये प्रेजेंट है तो ये बेंजेनोइड यौगिक है। अब हो सकता है यहां पर कोई अलग से परमाणु जुड़े हुए, यहां पर कोई अलग से परमाणु जुड़े हुए हो, इस प्रकार के जो संरचना बनाते हैं वो एरोमेटिक यौगिकों के अंदर आते हैं। यहां पर अपन ने हाइड्रोकार्बन का जो वर्गीकरण है उसके चार्ट को समझा है कि हम मुख्य रूप से इस प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। अब हम प्रत्येक बिंदु पर बात करेंगे, प्रत्येक की परिभाषा पढ़ते हुए सामान्य सूत्र, उनके उदाहरण, उनके नाम लिखते हुए चलेंगे। तो मुख्य रूप से हमारा ये जो मैप बना है, ये मैप अपने को ध्यान में रहना चाहिए कि मुख्य रूप से दो प्रकार हो सकते हैं, एक हो सकता है खुली संरचना, दूसरा हो सकता है बंद संरचना। एक हो सकता है खुली संरचना, दूसरा हो सकता है बंद संरचना। अब खुली संरचना के अंदर हो सकता है शाखा निकली हो सकता है शाखा नहीं भी निकली हो। शाखा निकलेंगे तो हम शाकित कह देंगे, शाखा नहीं निकलेंगे तो अशाकित कह देंगे। इन्हें क्या कहा जाता है, एलिफेटिक कहा जाता है। एलिफेटिक के अंदर हमने देख लिया कि हाइड्रोकार्बन आते हैं, ये हो सकते हैं, या फिर हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न हो सकते हैं। हाइड्रोकार्बन के अंदर हमने देख लिया एल्केन हो सकता है, एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है। उसके बाद में बंधीय संरचना के बारे में बात करें तो हो सकता है उसमें एक जैसे परमाणु होंगे तो वहां पर हम समचक्रीय नाम देंगे, और यदि वहां पर कोई विषम परमाणु आ रहा है, एक से अलग आ रहा है, कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर, वहां पर हम विषम चक्रीय यौगिक कह देंगे। अब विषम चक्रीय यौगिकों के अंदर और समचक्रीय यौगिकों के अंदर बात करें तो समचक्रीय यौगिकों को हम पुनः दो भागों में पढ़ सकते हैं। एक हो सकता है एलिसाइक्लिक यौगिक, एक हो सकता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक के अंदर हमने बात की है एलिफेटिक यौगिक आएंगे, यानी कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आएंगे। और जो एरोमेटिक यौगिक है उनके अंदर आएंगे बेंजीन हो सकता है, बेंजीनोइड यौगिक हो सकते हैं, नॉन बेंजीनोइड यौगिक भी हो सकते हैं। इस प्रकार हमारा वर्गीकरण रहा है।